Welcome students in a new class. हम लोग बात कर चुके थे बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में. अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेचर ऑफ डाटा, जो टिचनर ने मनोविज्ञान के लिए, अपने मनोविज्ञान के लिए जिसका चुनाव किया, उस पर बात करेंगे हम लोग. यस, वी विल टॉक. टिचनर के अनुसार साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर चूंकि कॉन्शियस एक्सपीरियंस का अध्ययन करना, चेतन अनुभव का डाटा इंट्रोस्पेक्शन से प्राप्त करना है. फिर से टिचनर के अनुसार चूंकि मनोविज्ञान का जो स्टडी सब्जेक्ट मैटर है वो है कॉन्शियस एक्सपीरियंस. और कॉन्शियस एक्सपीरियंस को अगर हम चाहते हैं कि हम उसके बारे में डाटा कलेक्ट करें, तो ये डाटा सिर्फ इस फॉर्म में कलेक्ट हो सकता है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड का इस्तेमाल किया जाए. इंट्रोस्पेक्शन मेथड का इस्तेमाल किया जाए. सो टिचनर के अनुसार इंट्रोस्पेक्शन से प्राप्त डाटा पूर्णतः ऑब्जेक्टिव होते हैं. टिचनर ने जो ये दावा किया, ये बहुत उचित नहीं लगा, उचित नहीं हुआ. सो जब जो मेथड जो टिचनर ने जो एंशिएंट साइकोलॉजी ने अडॉप्ट किया, वो मेथड था इंट्रोस्पेक्शन फॉर द डाटा कलेक्शन. और टीचनर ने यहाँ पे थोड़ी गलती की, और उनका कहना था कि इंट्रोस्पेक्शन से जो डाटा प्राप्त होता है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन ये सही बात नहीं है. उसमें सब्जेक्टिविटी आने के चांसेस रहते हैं. नाउ मार्क्स एंड हिलिक्स की ही सजेशन पर हम लोग बात कर रहे हैं. मैंने पहले पिछले वीडियो में आपसे बात किया है इस चीज़ पर. तो मार्क्स एंड हिलिक्स के हिसाब से माइंड बॉडी रिलेशन की बात करें तो उन्होंने साइकोलॉजिकल पैरेललिज्म को माना. उन्होंने साइकोफिजिकल पैरेललिज्म को, कि फिजिकल अलग चलता है. मैंने कई बार अब इस लेक्चर सीरीज में आपको बताया कि उन्होंने पैरेललिज्म को एक्सेप्ट किया. और एक्सपीरियंस के संबंध में टिचनर का विचार मोनिज्म के पक्ष में, एक्सपीरियंस के संबंध में, अनुभव के संबंध में उनका कहना है कि माइंड बॉडी जो है वो पैरेललिज्म पर काम करते हैं. ये उनका ही विचार था जिसको टिचनर ने आगे बढ़ाया. लेकिन वहीं पे एक बात और आई कि एक्सपीरियंस के संबंध में टिचनर का ऐसा मानना था कि ये मोनिज्म पे एकवाद, डुअलिज्म द्वैतवाद, पैरेललिज्म समानांतरवाद, ये सब ब्रिटिश एसोसिएशनिस्ट्स का दिया हुआ है. और मोनिज्म एकवाद, डुअलिज्म द्वैतवाद, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, और पैरेललिज्म समानांतरवाद. तो ये बात बहुत स्पष्ट रूप से थी. यानी एक्सपीरियंस के रूप में देखिए, माइंड और बॉडी पैरेललिज्म को फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म, लेकिन जो अनुभव व्यक्ति प्राप्त करता है वो फॉलो करता है किस चीज़ को? मोनिज्म को, एकवाद को. यानी एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, तभी एक्सपीरियंस आता है. वो मन और शरीर को एक्सपीरियंस के दो पक्ष मानते हैं. मन और शरीर को यहाँ पर उन्होंने मानते थे, टिचनर मानते थे कि मन और शरीर एक्सपीरियंस के दो पक्ष हैं. एक्सपीरियंस के दो पक्ष हैं, अनुभव के दो पक्ष हैं, और ये दोनों अलग अलग काम करते हैं. लेकिन जब एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो मोनिज्म को फॉलो करते हैं, मोनिज्म को फॉलो करते हैं. अब आइए प्रिंसिपल्स ऑफ कनेक्शन की बात. मार्क्स एंड हिलिक्स प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन और प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ये दोनों भी देखते हैं. उनके जो पॉइंट्स हैं
कि कोई भी स्कूल डेफिनेशन क्या देता है, कोई भी स्कूल मेथड क्या कर लेता है। लास्ट में कंक्लूड करके हम आपको बताएंगे कि ये स्ट्रक्चरलिज्म ने किस इसको माना, पॉस्टुलेट उसकी अभिधारणाएं क्या है, परिभाषा क्या है, अभिधारणाएं क्या है, नेचर ऑफ डाटा यानी डाटा कलेक्शन के लिए वो कौन सी विधि का इस्तेमाल करता है, और उसके बाद माइंड बॉडी रिलेशन क्या है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ कनेक्शन की बात उन्होंने की, और फिर प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। मार्क्स एंड एलिक्स ने सारे साइकोलॉजी ऑफ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को इन्हीं 6 पॉइंट्स पर, पहला व्हाट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्कूल, दूसरा व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ दैट स्कूल यानी अभिधारणाएं उस स्कूल की क्या है, तीसरा आपको नेचर ऑफ डाटा क्या है एंड द नेचर ऑफ डाटा क्या है, चौथा हाउ माइंड एंड बॉडी रिएक्ट्स विथ ईच अदर, किस ब्रिटिश एसोसिएशनिज्म के रुख को वो अपनाता है, किस मेथड को अपनाता है, समानांतरवाद को या द्वैतवाद को या एकवाद को। तो यहाँ पे वो भी मैंने अभी आपको क्लियर किया कि माइंड बॉडी रिलेशन के बीच वो पैरेललिज्म मानते हैं अकॉर्डिंग टू उंट, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए वो मनोवाद को मानते हैं, यानी दोनों चीज़ों को उन्होंने माना। और ये भी कहा कि एक्सपीरियंस जो है माइंड का अलग होता है और बॉडी का अलग होता है, और दोनों में मोनिज्म आता है। अब प्रिंसिपल्स की बात करें, जो 5वां पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड एलिक्स इन द स्ट्रक्चरलिज्म एज अ स्कूल, क्या प्रिंसिपल है, तो एसोसिएशन के लॉ, साहचर्य के लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी को अपना मुख्य नियम माना। लॉ ऑफ प्रिंस उनका जो प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन है, किसी भी बिहेवियर को बनने में या किसी भी सेंसेशन के इमर्ज करने में कौन सा कनेक्शन, कैसे कनेक्शन बनता है माइंड एंड बॉडी के बीच, एक्सपीरियंस कैसे आता है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस कैसे आता है, माइंड कैसे रिएक्ट करता है, इन सब के जो कनेक्शंस हैं उसके संबंध में उन्होंने एसोसिएशन के लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी को स्वीकार किया, मुख्य नियम माना। स्ट्रक्चरलिज्म का मुख्य एम जो था, उसका जो उद्देश्य है वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस को एनालाइज करना है, इसलिए उन्होंने कॉन्टिग्यूटी को माना। टिचनर ने कनेक्शन को मनोविज्ञान के लिए दूसरे दर्जे का विषय माना। टिचनर मानते थे कि कनेक्शन जो है, प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये दूसरे दर्जे का विषय उसको मानते थे। प्राथमिकता तो स्ट्रक्चर की थी, प्राथमिकता किस चीज़ की थी, स्ट्रक्चर की थी, यो कैसे बनता है, एक्सपीरियंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस का स्ट्रक्चर कैसे बिल्डअप होता है, इस बात पर उनका ध्यान था। हाउ टू कनेक्ट, ये उनका दूसरे दर्जे की बात थी मनोविज्ञान के क्षेत्र में अकॉर्डिंग टू टिचनर। नेक्स्ट उनका पॉइंट है, नेक्स्ट जो उनकी बातें हैं वो ये कि टिचनर ने सक्सेसिव कनेक्शन का नियम बनाया, जिसके अनुसार एक स्टिमुलस शीघ्र ही दूसरे स्टिमुलस का स्मरण कराता है। एक स्टिमुलस फौरन, कॉन्टिग्यूटी को वो लॉ मानते थे, इसलिए वहाँ पर उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जैसे ही हम किसी एक स्टिमुलस का, कॉन्टिग्यूटी इन बिटवीन स्टिमुलस जो हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस में आती है, तो जैसे ही हम एक स्टिमुलस का स्मरण करते हैं, जैसे ही हमारे स्मरण में एक स्टिमुलस आता है, उससे सटा हुआ स्टिमुलस तुरंत आ जाता है। ये एसोसिएशन की भी बात है, एसोसिएशनिज्म को तो उन्होंने माना ही है, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी जो एसोसिएशनिज्म का ही है।
तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन उन्होंने सक्सेसिव कनेक्शन का नियम बनाया, जिसके अनुसार एक स्टिमुलस शीघ्र ही दूसरे स्टिमुलस का स्मरण कराता है। टिचनर ने कहा कि संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट ही सेंसेशन का अर्थ है। कॉन्टेक्स्ट ही सेंसेशन का अर्थ है, और कॉन्टेक्स्ट पास्ट एक्सपीरियंस से बनता है। उन्होंने ये भी बात कही कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस से बनता है। जो हमारा पूर्वानुभव होता है उसी से हमारा कॉन्टेक्स्ट उभर के आता है। इसी आधार पर टिचनर ने कॉन्टेक्स्ट थ्योरी का भी प्रतिपादन किया। कॉन्टेक्स्ट थ्योरी तो संदर्भ सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया, और टिचनर ने यह भी दावा किया कि मीनिंग का निर्धारण, मानी का जो अर्थ है उसका निर्धारण बिना चेतना के केवल साइकोलॉजिकल स्तर पर भी हो सकता है। ये भी बात है। इस चीज़ को हम आपको फिर से रिपीट करते हैं कि टिचनर ने क्या क्या कहा अपने प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन में, लेकिन एट द एंड ऑफ जब हम कंक्लूड करेंगे तब कहेंगे। अब आपको प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की बात जो टिचनर ने स्ट्रक्चरलिज्म के लिए ऑप्ट की, वो बातें हम लोग कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी के स्कूल का उत्तरदायित्व तो है कि अकॉर्डिंग टू कि वो इस बात पर की व्याख्या करे। मार्क्स एंड हेलिक्स कहते हैं कि समय विशेष कोई निश्चित विषय ही क्यों चेतना में प्रवेश करता है। समय विशेष पर कोई, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो सिर्फ वही चीज़ें आपके चेतना में प्रवेश कैसे करती हैं, क्यों करती हैं, जिनका आपको कॉपी पे लिखना होता है। दूसरी चीज़ें क्यों नहीं आती। तो इस बात की व्याख्या भी साइकोलॉजी से डिमांड की जाती है। तो इसी को कहते हैं सेलेक्शन प्रोसेस। तो वो कौन सी प्रक्रिया है जो स्टिमुलस में के ढेर में से, क्लस्टर ऑफ स्टिमुलसेस में से कुछ को चेतना में बैठाती है और कुछ को बाहर रखती है समय विशेष में। आप ये इस चीज़ का भी, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का भी डिमांड मार्क्स एंड हेलिक्स में किया कि ये प्रिंसिपल कौन सा माना जाए। तो इसकी व्याख्या टिचनर ने अटेंशन से की, के आधार पर की। उनके अनुसार अटेंशन से सेंसेशन की अस्पष्टता बढ़ती है, और जो अधिक स्पष्ट हुआ वही चेतना में आया। ठीक है, हम आपको उदाहरण से समझाते हैं कि कोई भी विषय जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है। क्वेश्चन पेपर मिलता है और आप उस वक्त बाहर क्या हो रहा है, इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन, इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन फॉर यू डोंट हैव मटीरियल्स इन योर माइंड, तो वहाँ ऐसा थोड़ा संभव नहीं है। आपको इधर देखना, उधर देखना, बाथरूम जाना, ये सारी चीज़ें आप करते हैं। लेकिन अगर आपका गेस लड़ जाता है, जो कि आपकी आदत है गेस के हिसाब से पढ़ने की, आपको स्पून फीडिंग की आदत है, तो ये जो चीज़ें जब होती हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत सिलेक्शन शुरू हो जाता है। एक ढेर है स्टिमुलस का बहुत बड़ा, और उसमें से वही चीज़ें चुन के आती। जैसे पूरा हम आपको स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा रहे हैं, देयर इज़ नो गेस। हम आपको सारा लर्निंग मटेरियल प्राप्त कर रहे हैं। आप पढ़िए, आप तैयारी कीजिए, चेतना में वो चीज़ें लाइए जिसकी ज़रूरत है आपको, जो आपको दिया जा रहा है, तो उन सभी चीज़ों को। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आप देखते हैं तो आपको वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ एक प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन काम कर रहा है, कि जिसका स्मरण आपने बहुत ही, वो निकल के बाहर आ जाता है। 5 क्वेश्चन तैयार हो जाता है और आप लिखना फटाफट शुरू कर देते हैं। तो इसकी व्याख्या जो है ये भी मार्क्स एंड हेलिक्स ने मांगा हर स्कूल से, कुछ चेकलिस्ट में डाला। तो वहाँ पे टिचनर ने इसकी व्याख्या अटेंशन के आधार पर की। अटेंशन यानी ध्यान।
तो उनके अनुसार अटेंशन से सेंसेशन की अस्पष्टता बढ़ती है. If you learn attentively, you will acquire the knowledge. Acquisition of new materials होगा आपका. तो आप उसमें टिचनर ने यही बात कहते हैं, टिचनर यही कहते हैं कि अस्पष्टता जो है वो अटेंशन से बढ़ती है, और जो अधिक अस्पष्ट हुआ वो वही चेतना में आया. 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 के 10 भी कभी आ सकते हैं क्योंकि आपने अटेंटिव होकर पढ़ा है. और अगर आपने अटेंशन कम दिया है तो आप उसको 4 क्वेश्चन पूरा, 5 क्वेश्चन थोड़ा रट बट के कर लेते हैं आप लोग. तो ये चीज़ें आपके लिए, ये टिचनर ने कहा इन द फील्ड ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, या जो स्कूल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रक्चरलिज्म के में, वो उसमें उन्होंने इस बात का दावा किया. और टिचनर ने अटेंशन को 3 प्रकार का माना. एक इनवॉलेंट्री प्राइमरी अटेंशन, 3 टाइप्स ऑफ, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है. वॉलेंट्री सेकेंडरी अटेंशन एंड हैबिचुअल अटेंशन. 3 तरह का टिचनर ने अटेंशन को माना. पहला इनवॉलेंट्री प्राइमरी अटेंशन, दूसरा वॉलेंट्री सेकेंडरी अटेंशन, और तीसरा हैबिचुअल अटेंशन. आदत होती है किसी किसी चीज़ पर ध्यान देने की कुछ लोगों की. एक इनवॉलेंट्री प्राइमरी अटेंशन होता है, किस चीज़ को हम अनैच्छिक रूप से जो प्राथमिकता दे देते हैं और उसको हम ध्यान में ले आते हैं. और तीसरी चीज़ है वॉलंटरी सेकेंडरी. वॉलंटरी जानबूझ के हम देते हैं, जैसे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन जो है या किसी सब्जेक्ट का चुनना वॉलंटरी सिलेक्शन होता है, या अनायास ही रोड पे चलते किसी चीज़ को देख लेना इनवॉलंटरी अटेंशन में आता है. और हैबिचुअल समथिंग हैबिट आपकी होती है, जैसे मैं आपकी हैबिट है कि घर में कोई चीज़ गंदी है, कहीं पे गर्द दिख रही है, तो दिस इज कॉल्ड हैबिचुअल अटेंशन टेंडेंसी. सो 3 टाइप्स ऑफ अटेंशन उन्होंने माना. और उन्होंने ये भी कहा कि अटेंशन से ही सेंसेशन की स्पष्टता होती है, और जो अधिक स्पष्ट होता है वही चेतना में रहता है, बाकी बाहर हो जाता है. टिचनर ने अटेंशन को शक्ति, क्षमता या क्रिया नहीं बल्कि एक संरचना ही माना, जिसका अध्ययन इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से होता है. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिचनर ने अटेंशन को शक्ति, ताकत या एबिलिटी, क्षमता या क्रिया, एक्शन नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर माना, जिसका अध्ययन, जिसकी स्टडी हम किससे करते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड से. टिचनर ने ये भी माना कि अटेंशन के तीनों रूप एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते. किसी भी व्यक्ति के अंदर ये तीनों प्रकार के अटेंशन ज़रूर होते हैं, कुछ इनवॉलेंट्री, कुछ हैबिचुअल, कुछ वॉलेंट्री. हम अपने लाइफ के किसी पार्ट में हैबिचुअल अटेंशन शो करते हैं, हम अपने लाइफ के किसी पार्ट में इनवॉलेंट्री एक्शन अटेंशन शो करते हैं, और हम अपने लाइफ के किसी पार्ट में वॉलेंट्री अटेंशन, जैसे एग्जामिनेशन इज़ अ वॉलेंट्री अटेंशन है. और इनवॉलेंट्री अटेंशन में आप रोड चलते किसी चीज़ को जान गए, आपसे पूछा जाता है, जैसे रास्ता सीखना, ये सारी चीज़ें करना, आप चलते चलते सीख गए, फला जगह पर यह मोड़ है, ये इनवॉलेंट्री होता है, बिल्कुल अनैच्छिक रूप से हम अटेंशन प्रदान करते हैं. तो नाउ आई विल स्टॉप द वीडियो बिकॉज के ये काफ़ी लंबा हो गया है.